Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain back with class 8 science. Today I am going to start chapter 2 that is microorganisms friend and foe. So इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे वो हमारे फ्रेंड्स हैं एंड कैसे वो हमारे एनिमी हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि वो इतना छोटा साइज है उसका कि आप नॉर्मल आइज से देख ही नहीं सकते. उसको देखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है हमें? माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. सो अब हम पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी लाइफ में. You have seen several kinds of plants and animals. तो आपने बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे हैं. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. So, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अलावा भी काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं बट हम उन्हें नहीं देख पाते हैं. These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो उन्हीं क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो आपने रेनी सीजन में देखा है अगर कि जब मॉइस्चर होता है ना तो ब्रेड की सरफेस के ऊपर क्या है, एक स्पॉन्जी एंड कॉटन टाइप का डिपोजिशन हो जाता है. दैट मीन्स कि वो ब्रेड क्या है, स्पॉइल्ड हो गई है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. एंड अगर वो जो पैचेस हैं जो कॉटन जैसे दिख रहे हैं आपको, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे सो आपको समझ आएगा कि वो क्या है, टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो आपको क्या दिखेगा? छोटे छोटे से ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. डू यू नो what these structures are and where do these come from? तो आपको पता है क्या वो स्ट्रक्चर्स क्या है? वो एक टाइप का फंजाई होता है. जो आप बोलते हो ना फंगस लग गई है किसी भी चीज़ में रेनी सीजन में, वाइट कलर का ऐसे पैचेस बन जाते हैं, तो वो क्या है? फंजाई होती है. अब हम देखते हैं क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या हैं. इसके लिए दो एक्टिविटी भी दी हुई हैं. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? So ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. इन केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास है अभी तब भी कर सकते हो. क्या करना है, एक बीकर में सॉइल को डिसॉल्व करना है एंड देन सॉइल सेटल होने के बाद वो जो वाटर रहेगा ऊपर जो रहेगा उसका एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. सो आप उसमें क्या है ना छोटे छोटे से माइक्रोब्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर पाओगे. एक्टिविटी 2.2 में दिया हुआ है. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. सो पॉन्ड का वाटर है, इवन आप और भी जो दूसरे सोर्सेज है ना वाटर के, उनका भी एक वाटर की ड्रॉप को स्लाइड के ऊपर रख के ऑब्जर्व कर सकते हो. सो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. तो आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो क्या दिखेगा आपको कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे से टाइनी ऑर्गेनिजम्स वो मूव भी कर रहे हैं. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो ये जो एक्टिविटी है ना इससे तो हमें ये पता चल गया कि वाटर में और सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. Though not all of them fall into the category of microbes. May be possible कि वो सारे ही microbes की कैटेगरी में ना आए. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि उसको आप अपना जो नॉर्मल स्पेक्ट्स होते हैं ना वो लगा के भी नहीं देख सकते हो. उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रोस्कोप की ही. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. So कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम देख भी सकते हैं. जैसे कि फंगस है, किसी भी हमारे क्लोथ्स पे आ जाती है रेनी सीजन में या फिर फूड सब्सटेंसेस पे आ जाती है तो हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं.
others cannot be seen without the help of a microscope. और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं. अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है माइक्रोब्स का. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. तो 4 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. So ये 4 कैटेगरीज है. बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ये चारों ही क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. So next पेज पे कुछ common microbes जो हैं उनके फिगर दिए हुए हैं. अब यहाँ पर है वायरस के बारे में. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वायरस क्या होते हैं? वैसे ही वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ना क्या होता है, वो नॉन लिविंग फॉर्म की तरह स्टोर्ड रहते हैं. बट किसी भी लिविंग बॉडी में जब वो जाते हैं ना तो वो भी लिविंग हो जाते हैं. क्या मतलब हुआ कि वायरस अगर आपके सराउंडिंग में कहीं भी है ना तो वो नॉन लिविंग में है, बट वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है ना तो वो भी लिविंग हो जाता है. फाइन, ये चीज़ समझ आई ना कि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फॉर्म्स में रहता है. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. सो होस्ट मतलब कि जिसकी भी बॉडी में वायरस जा रहा है. तो वायरस क्या हुआ? नॉन लिविंग है बट वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, लिविंग कंडीशन में हो जाएगा एंड देन रिप्रोड्यूस करेगा. क्योंकि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है आई गेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वहाँ पर पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या कैपेसिटी होती है? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वैसे ही अगर वायरस लिविंग है उस कंडीशन में तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, बट अगर लिविंग नहीं है तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. दैट मीन्स कि वो सिर्फ बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है. देन सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. तो वायरस के फिगर भी दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, influenza or flu and most coughs are caused by viruses. तो वायरस जो हैं उनसे कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं? एलिमेंट्स दैट मीन्स कि जो डिसीज हैं. सो कोल्ड होता है हमको, जो नॉर्मल कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, एंड उसके बाद इन्फ्लुएंजा, फ्लू है, एंड कफ जो है वो सब किसकी वजह से होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? वायरस. Then serious diseases like polio and chicken pox are also caused by virus. So इसके अलावा और कौन सी डिसीज है जो वायरस से होती है? पोलियो है, चिकन पॉक्स है, तो ये किससे होती है? वायरस. Then disease like dysentery and malaria are caused by protozoa या फिर प्रोटोजोअन्स. तो डिसेंट्री और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ या फिर सिंगुलर में उसको बोलें प्रोटोजोन से होती है. व्हेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज. तो कॉमन बैक्टीरियल डिसीज कौन सी हो गई? टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. फाइन, तो यहाँ पर हमने क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो देखा ही, साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनिमी हैं, क्योंकि वो ये सारी डिसीज कॉज कर रहे हैं. आपको तो यही जनरली पता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो जर्म्स होते हैं वो हमारे एनिमी हैं. बट अभी आगे वाले सेक्शंस में आएगा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे वो हमारे एनिमी हैं, कि ये सारी डिसीज कॉज करते हैं. फाइन, आगे देखते हैं हम. You have learnt about some of these microorganisms in class 6th and class 7th. So आपने class 6th and 7th में ये सारे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा. अभी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो बैक्टीरिया के फिगर्स दिए हुए हैं. ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करते हैं तो बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं. अब वो भी अलग अलग, जैसे हम लोग ह्यूमंस में देखो आप अलग अलग दिखते हैं ना, सारे अपीयरेंस अलग होता है, वैसे ही बैक्टीरियाज का अपीयरेंस अलग होता है. कॉम्पोजिशन सेम रहेगा बट अपीयरेंस क्या होगा? अलग. यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है एल्गी, उसके डायग्राम्स दिए हुए हैं. क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है? एल्गी हैं. देन प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा आप लोगों ने मे बी पहले भी पढ़ा है
क्या होता है ना, इरेगुलर शेप होता है, मतलब ये अपना शेप चेंज कर लेता है। एंड डाइजेशन प्रोसेस जब हमने पढ़ी है तब अमीबा का डाइजेशन पढ़ा हुआ है। देन उसके बाद दिए हुए हैं फंजाई। तो फंजाई में है ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड के ऊपर जो पैचेस आ जाते हैं, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। देन पेनिसिलम एंड एस्परजिलस, ये क्या है, फंजाई है। एंड देन उसके बाद वायरस दिए हुए हैं, ये जो है वायरस का स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइन। अभी आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड एल्गी, ये क्या होते हैं। सो वायरस क्या है, हमने देख लिया ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है। एंड ये किस में आते हैं, ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं जनरली। और बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से बस देख सकते हैं, अगर हम चाहें बिना माइक्रोस्कोप के तो हम बैक्टीरियाज को नहीं देख सकते। देन उसके बाद फंजाई आते हैं। तो फंजाई क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन का मतलब क्या हुआ, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। एंड जनरली किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो चीज़ें खराब हो जाती है ना, जनरली हम बोलते हैं रॉट हो गई हैं, सड़ गई हैं, उन पे फंजाई डिपेंडेंट होती है अपनी फूड के लिए। आते हैं उसके बाद क्या, एल्गी। एल्गी तो ग्रीन सब्सटेंस है, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, दैट इज वाई वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेल्यूलर है, मतलब उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है। फ्री लिविंग है, दैट मीन्स कि वो कहीं भी वाटर में, एयर में फ्रीली रहते हैं। तो ये हमने जो चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अभी क्या पढ़ना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेल्युलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल, दैट मीन्स कि यूनिसेल्युलर हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, और कुछ कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर है जैसे। उसके अलावा मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, मतलब कि उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो हर जगह प्रेजेंट है, मतलब यूनिवर्सल हैं, चाहे वो एंटार्क्टिका के आइस कोल्ड माउंटेन्स या एटमॉस्फेयर हो, इवन जो सहारा डेजर्ट है, इतना ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है, स्टिल वहाँ पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, मतलब जो वाटरफॉल है उसमें से क्या आ रहा है, गर्म पानी आता है, उसमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। मार्शी लैंड है, जो दलदल होता है जो, वहाँ पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो मतलब क्या है कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट है ही। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब ये क्या है, हम अभी तक तो बोल रहे थे हार्मफुल है, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज जो हैं उनके अंदर भी जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, बट कुछ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। सो हमारे साथ जो यहाँ पर आ जाएगा कि ना क्या फ्रेंडशिप है, क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी डे टू डे लाइफ में। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, some of them are beneficial in many ways whereas some other are harmful and cause diseases। तो कुछ तो यूजफुल है, बाकी कुछ जो हार्मफुल है उनसे क्या होती हैं, डिसीज होती हैं। let us study about them in detail। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिशियल है। सो सबसे पहले आता है क्या, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे पर्पस के लिए तो यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कर्ड मेकिंग जो है, या फिर ब्रेड बनाते हैं या केक बनाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि किस फॉर्म में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे।
So microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. यहाँ पर एक और दिया हुआ है इम्पोर्टेंस यूजेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. They are also used in cleaning up of the environment. So माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और यूज क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में. एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. सो जो कंपोस्टिंग या फिर मैन्योर फॉर्मेशन पढ़ा हमने चैप्टर 1 में भी, तो वो मैन्योर कैसे बन रहा है, जो प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट है हम उसको सॉइल में बरी कर देते हैं, सॉइल में एक पिट बना के रख देते हैं वहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक करके वही तो उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. सो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया का एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल है. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. बैक्टीरिया का यूज और कहाँ पर होता है, मेडिसिन बनाने में भी होता है. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. So अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो एक हमने नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया पढ़ा था, कौन सा था, राइजोबियम. तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है जिसकी हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. तो यहाँ पर हमने कुछ यूजेस ऑलरेडी देखे. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कर्ड मेकिंग में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है. So you have learnt in class 7th that milk is turned into curd by bacteria. So milk से convert होके क्या हो रहा है, milk convert होके कर्ड में बन रहा है, बट किसके प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है, बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो पहेली यहाँ पर सोच रही है कि उसकी मदर ने क्या किया, मिल्क को वार्म करके उसको उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया, किस लिए, कि कर्ड सेट हो जाए. तो क्यों हुआ ऐसा. सो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड में क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. उनमें से जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है ना, वो क्या करता है, कर्ड का फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. तो वो क्या करता है, मिल्क में जाके मल्टीप्लाई करता है एंड बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं ये लैक्टोबैसिलस, तो क्या है, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज. एंड बैक्टीरिया का और कहाँ पर यूज होता है, चीज की बनाने में. यहाँ चीज में हो रहा है और कहाँ पर होता है वो हम देख रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लैक्टोबैसिलस है ना, इससे रिलेटेड आप 2-3 वर्ड्स और ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लो कि मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज. मिल्क में शुगर होती है क्या, लैक्टोज शुगर. फाइन. देन ये जब कर्ड में कन्वर्ट हुआ किसके प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस. तो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में. तो कर्ड में क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड. फाइन. तो ये शुगर किस में कन्वर्ट हो गई, एसिड में, किसके प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में. फाइन. याद रहेगा ना कि शुगर में क्या, मिल्क में क्या था, लैक्टोज शुगर थी जो कि कन्वर्ट हो गई किस में, कर्ड में. एंड कर्ड में क्या, किस फॉर्म में रही वो, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में. फाइन. एंड वन मोर थिंग इज कि लैक्टोबैसिलस जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इटैलिक लेटर्स में, तो ये जो बैक्टीरिया का नेम है ना, ये उसका साइंटिफिक नेम है. तो साइंटिफिक नेम जब भी लिखते हैं ना, तो हम इसे नॉर्मल नहीं लिखते, इटैलिक में लिखते हैं. यहाँ पर तो इटैलिक लिख दिया, बट हम अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इटैलिक नहीं लिख सकते. दैट इज उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं. फाइन. आप जब, क्योंकि हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. अब हम आगे क्या देख रहे थे कि बैक्टीरिया को कहाँ इन्वॉल्व है, चीज मेकिंग में, पिकल्स में एंड मेनी अदर फूड आइटम्स. तो काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं जहाँ पर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कर्ड ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूराज इज कर्ड. सो अगर रवा, इडली या भटूरा कोई भी ये फूड आइटम बनता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट कर्ड होता है. सो कैन यू गेस वाई. तो इसका रीज़न क्या है,
Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa better. तो क्या होता है ना, बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है एंड ईस्ट जो होते हैं ना, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है. जो आप देखते हो कि इडली का बैटर आप मॉर्निंग में अगर उसको बना के रखते हैं आपकी मदर, तो वो इवनिंग तक या जो जनरली है वार्म प्लेस पे या सनलाइट में रखते हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो आप टेक्सचर उसको ऑब्जर्व करना वो चेंज हो जाता है. क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें आप जनरली क्या वर्ड यूज करते हो, खमीर. तो वो क्या है, ईस्ट की ग्रोथ हो गई उसमें, दैट इज वो टेक्सचर चेंज हुआ. तो वो ईस्ट की ग्रोथ कैसे हुई, कौन सी प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से. एंड फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट. तो ये भी क्या हो गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज ही है. जैसे हमने बाकी यूजेस पढ़े ना कि एनवायरनमेंट क्लीन करने में, कर्ड मेकिंग में, सो ऐसे ही क्या है कई सारे और फूड आइटम्स में भी यूज है. Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. So yeast क्या करता है, बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करता है. एंड जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है ना, वो कहाँ पर फिलअप हो जाती है, जो डो है उसमें. एंड उसकी वजह से क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं. एंड बबल्स बनने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है डो का. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. सो आप ब्रेड्स में बीच में छोटे छोटे से स्पोर्स देखते होगे ना, होल्स हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्योंकि गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में बनती है एंड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है. दैट इज वाई केक्स एंड ये सारा जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इतने फ्लफी होते हैं. सो यहाँ पर क्या आ गया, ईस्ट का यूज, कि ईस्ट कैसे हेल्पफुल है बेकिंग इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा काम होता है ईस्ट का. देन उसके बाद आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये तो हमारा डे टू डे लाइफ में हो गया कि ईस्ट की ग्रोथ करा के हम फूड आइटम बना रहे हैं या फिर कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब कमर्शियल लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. तो कहाँ पर यूज है माइक्रोब्स का, अल्कोहल के प्रोडक्शन में. वाइन एंड एसिटिक एसिड ऑफ विनेगर. सो अल्कोहल के साथ साथ और किस चीज के प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है. ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. एंड अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, ईस्ट. फॉर दिस purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. And इसी पर्पस के लिए जो है ये सारे अल्कोहल जो है ना, ये फूड ग्रेन से बनता है. जैसे बार्ले है, व्हीट है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट है. रीज़न क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ही या इन ग्रेन्स में ईस्ट की ग्रोथ होती है. दैट इज वाई इनसे क्या बनता है, अल्कोहल या फिर वाइन. एंड दूसरा एक और फ्रूट में भी होता है ना, ग्रेप्स के ऊपर जो एक वाइट कलर की लेयर होती है, वो भी किसकी होती है, जनरली ईस्ट की होती है. सो उसकी हेल्प से वाइन जो बनती है, ग्रेप्स की भी बनती है. फाइन. तो यहाँ पर आ गया क्या, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. This is the smell of alcohol and sugar has been converted into alcohol by yeast. So जो अल्कोहल की स्मेल है वो क्यों है, क्योंकि शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है एंड ईस्ट की हेल्प से हो रही है. ओके, सो ये जो है ना इस एक्टिविटी का पार्ट है. हम एक्टिविटी पढ़ते हैं. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. Can you get the smell? तो क्या करना है, एक बीकर लेके उसमें 3/4 वाटर फिल करना है एंड उसमें 2-3 स्पून शुगर डालकर उसको डिसॉल्व करना है. एंड उसके बाद इसमें और क्या ऐड करना है, ईस्ट पाउडर ऐड करना है 1/2 स्पून. फिर उसको 4-5 आवर्स रख दोगे ना आप, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक स्मेल आएगी. वो स्मेल किसकी होगी, अल्कोहल की होगी. बिकॉज शुगर हीट करने पर या वार्म एटमॉस्फेयर में ईस्ट के साथ मिलके क्या बना लेता है,
अल्कोहल बना लेता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंड ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना शुगर का अल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन जो प्रोसेस थी वो किसने डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर ने इन द ईयर 1857। सो फर्मेंटेशन की प्रोसेस का डिस्कवरर कौन है? लुइस पास्चर। तो अभी याद रहेगा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट यूज कहाँ पर है? मेडिसिनल यूज। सो हम लास्ट में रिकॉल करेंगे कि सारे यूजेस जो हैं, तो आप ध्यान से सुनना है। फाइन। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में क्या यूज है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets as capsules or injections such as of penicillin. So जब कभी आपको फीवर हो जाता है या कुछ आप इल हो जाते हो, सिक हो जाते हो, तो उस टाइम पे क्या डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में जनरली क्या लिखते हैं? कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स या कैप्सूल्स या इंजेक्शन लिखते हैं। सो ये जो कैप्सूल्स या इंजेक्शंस या टैबलेट्स हैं वो जनरली किसके बन रहे हैं? पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो कैटेगरी है ना मेडिसिन की, वो किससे बन रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है। ओनली पेनिसिलिन नहीं, बाकी और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ये मेडिसिन जो है वो बन रही हैं। दीज मेडिसिन kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। and ये जो medicines हैं वो किस लिए यूज होती हैं? ऐसे डिसीजेस के लिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंड ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं फिर? एंटीबायोटिक्स, जो क्या कर रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल कर देते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो अभी क्या प्रेजेंट टाइम में ना काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई का यूज़ करके बन रही हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स which are made from fungi and bacteria। so कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये किससे बन रहे हैं? या तो फंजाई से या फिर बैक्टीरिया से। एंड ये क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं किससे बन रही हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोइंग स्पीशीज हैं उनसे बनती हैं। एंड किस लिए यूज होती हैं? बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के लिए यूज होती हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। So antibiotics किसके साथ मिक्स की जाती है? जो एनिमल्स का फूड होता है ना, फीड लाइवस्टॉक होता है, लाइवस्टॉक जो है, या फिर पोल्ट्री है जो कि हेन्स हैं, तो उनके साथ मिक्स की जाती है। क्या देखने के लिए? माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एनिमल्स में। They are also used to control many plant diseases। and plants में भी जो कई सारी डिसीज होती हैं उसको ठीक करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। अभी यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। so एंटीबायोटिक हमें सिर्फ कब लेना है? जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर सजेस्ट करे लेने के लिए। Also, you must complete the course prescribed by the doctor। and वो जो एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं ना, तो वो उसको पूरा कंप्लीट हमें करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, अब बहुत ज़्यादा इल हो तो आपको दवाई खानी पड़ती है, पर बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है कि अगर डॉक्टर ने 3 डे का डोज दिया हुआ है तो हम 3 डे का कंप्लीट करें। जनरली क्या करते हैं 1.5 डे में इतना डोजेस में ही ठीक थोड़ा भी बेटर फील करते हैं, तो हम मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं। बट क्या है, पूरा जो डोज होता है उसको कंप्लीट करना चाहिए। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug
लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, जब आपको उसकी एक्चुअल में नीड होगी तो वो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं वर्क करेगी, इसका भी रीज़न है, बट हम पहले यहाँ देखते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। सो एंटीबायोटिक कोल्ड फ्लू जो कि वायरस से होते हैं ना, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, मोस्टली बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो एंटीबायोटिक्स क्या है, ऐसे मेडिसिन हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। फाइन। एंड कहाँ पर यूज हो रहा है जनरली इनका, कई सारी डिसीजेस के लिए। एंड कॉमनली यूज्ड जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या हो गए, कॉमन एंटीबायोटिक्स हो गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, वैक्सीन। एंड उसके पहले यहाँ पर बीच में जो आया था ना कि एंटीबायोटिक्स जो है वो इफेक्टिव नहीं रहते फिर ज़्यादा अगर हम उन्हें ओवर कंज्यूम कर लें तो उसका रीज़न क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब आपको कोई डिसीज हुई उस टाइम पे क्या है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी को अटैक कर रहे हैं। एंड जब वो बॉडी को अटैक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो आर्मी है उसने क्या किया, जो हमने सपोज एंटीबायोटिक लिया तो वो एक बार तो उसने किल कर दिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट अब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार जाता है ना और वो क्या देखता है कि ये तो सेम एंटीबायोटिक ले रहा है, एंटीबायोटिक तो क्या वही है, तो वो क्या होता है, फेमिलियर हो जाता है। उस माइक्रोब में भी वो एंटीबायोटिक क्या करती है, रेजिस्टेंट हो जाती है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस एंटीबॉडी से। जैसे आपको भी होता है ना कि क्लास में आपने एक बार लर्न नहीं किया और आपकी पिटाई नहीं पड़ी तो क्या आप बार बार फिर ऐसे हो जाते हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि टीचर अगर मार भी रहा है फिर तो कोई जाने तो थोड़ा सा मारेगा वो तो ठीक हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है। तो वैसे ही क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, एंटीबायोटिक आ भी रही है बॉडी में तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो दैट इज मीन्स क्या हुआ, लेस रेजिस्टेंट हो गए। दैट इज वाई हमको एंटीबायोटिक का ओवर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या वैक्सीन क्या होते हैं। सो वैक्सीन, when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. So जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई भी डिसीज के माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होने लगते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या है, बेसिकली अगर हम कंपेयर करें ना तो हमारे कंट्री की जो आर्मी है वो हो गए क्या, एंटीबॉडीज, और जो टेररिस्ट आते हैं वो क्या हो गए, microorganisms. So the body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So body को याद रहता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है फॉर एग्जाम्पल, हमको याद रहेगा ना जो आर्मीज होते हैं कि भाई ये टेररिस्ट पहले आ चुका है, तो ऐसे ही बॉडी को भी याद हो जाता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो पहले से आ चुके हैं। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो अगर बॉडी में क्या है, पहले से ही वीक या फिर डेड जो माइक्रोब्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया जाए एक हेल्दी बॉडी में, तो बॉडी क्या होगी, उन माइक्रोब से फेमिलियर हो जाएगी। देन जब नेक्स्ट टाइम वो माइक्रोब्स आएंगे ना तो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी उसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता है कि हार्मफुल है, बॉडी उनसे पहले ही फेमिलियर हो चुकी है, किस फॉर्म में, डेड या वीक फॉर्म में फेमिलियर हो चुकी है। अब फिर जब स्ट्रांग वाले आएंगे तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं भाई अब तो फाइट करना है, तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो बॉडी क्या करती है, फाइट करती है और इन्वेडिंग बैक्टीरिया को किल कर देती है। The antibodies remains in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. तो जो एंटीबॉडीज हैं बॉडी में रहती है ना, वो किससे प्रोटेक्ट कर लेती हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो वैक्सीन भी जो है वो ऐसे ही वर्क करती है। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. So जो वैक्सीन्स को लगाते हैं ना उनको क्या बोल देते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होता है सिंपली। तो
क्लियर है? वैक्सीन्स किसके बन रहे हैं? डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बनते हैं। तो वो डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी बॉडी में एक फेमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट। दैट इज वाई जब वो नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स आ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या बना लेती है बॉडी? एंटीबॉडीज बना लेती है। एंटीबॉडीज क्या है? दैट मीन्स की आर्मी एक्टिव हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर्स पे आर्मी मैन्स है ना, तो वो क्या उनको अपॉइंट करते हैं, जो इंडिया का सिस्टम है वैसे ही हमारी बॉडी किसे अपॉइंट करती है? एंटीबॉडीज को अपॉइंट करती है फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। तो वैक्सीन्स क्या हुए फिर? जो वैक्सीन्स हैं वो डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। एंड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एंड क्या करते हैं? बॉडी में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। फाइन। तो एंड उसके बाद क्या है? वैक्सीनेशन क्या है? तो जो बॉडी में प्रोसेस परफॉर्म की जाती है एक पैथोजन से बचने के लिए। पैथोजन्स क्या? ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन्स की हेल्प से की जाती है ये प्रोसेस, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्या? वैक्सीनेशन। Now, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. So, Edward Jenner जो है ना उन्होंने वैक्सीन्स डिस्कवर की थी एंड वो सबसे पहले किसके लिए की थी उन्होंने डिस्कवर? स्मॉल पॉक्स के लिए। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो क्या जब चाइल्डहुड में बहुत सारी डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन जो है इंजेक्शन से दिए जाते हैं। Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट बतानी है कि कौन कौन से डिसीजेस से बचने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है जनरली। अब इन योर चाइल्डहुड आपको भी दी गई होगी, तो इसकी लिस्ट आप अपने पेरेंट्स से पूछ के बनाना एंड फिर देखना कुछ कॉमन वैक्सीनेशन जो है इंजेक्शन से वो मैं बता देती हूँ। एक होता है बीसीजी। बीसीजी किसके लिए यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होता है। एक होता है डीपीटी। डीपीटी जो वैक्सीनेशन है इंजेक्शन है वो किसके लिए होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। तो ये हो गया। एक होता है पोलियो के लिए होता है, तो वो उस इंजेक्शन का नेम क्या है? ओपीवी। देन टिटनस के लिए और यूज होता है कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट अगर लग जाती है उस टाइम पे होता है। हेपेटाइटिस बी के लिए यूज होता है। मीसल्स एक डिसीज होती है। ये कुछ कॉमन इंजेक्शंस हैं। बाकी की लिस्ट आप और अपने पेरेंट्स से पूछ के बना सकते हो। It is essential to protect all children against these diseases. तो ये सारी डिसीजेस से बचने के लिए ना सारे ही चिल्ड्रंस को बचाना बहुत जरूरी है। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. तो इसके लिए जो वैक्सीन्स के लिए इंजेक्शन जो है ना वो nearby हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। सो आपने टीवी पे एड सबसे कॉमन जो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था पल्स पोलियो, उसके बारे में काफ़ी देखा होगा। दैट इज़ वाई इंडिया से पल्स पोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरेडिकेट हो चुका है। बहुत ही रेयरली ही पल्स पोलियो का कोई पेशेंट आपको देखने को मिलेगा अब। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो वो जो बोलते हैं ना ऐड देखोगे आपने 2 बूंद जिंदगी की, तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स है ना वो क्या है? एक वैक्सीन है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. So क्या है? एक कैंपेन थी पूरे वर्ल्ड में ही। स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिसीज है, मतलब अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाते थे ना तो उसको बचाना भी मुश्किल हो जाता था। दैट इज उसको इरेडिकेट करने के लिए भी पूरा वर्ल्ड एक साथ आया था एंड इसके लिए भी क्या किया था? कैंपेन किया था। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो आजकल क्या है? वैक्सीन्स जो बन रहे हैं ना वो लार्ज स्केल पे बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी भी इतनी वास्ट होती जा रही है ना एंड जो लिविंग हैबिट्स है वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से बॉडी जो है इम्यूनिटी भी कई बार वीक हो जाती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली आके अटैक कर देता है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन जो है वो भी ज़्यादा बन रहे हैं एंड उससे क्या हो रहा है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बहुत सारी डिसीजेज से।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? So some bacteria, that figure is given in 2.7, are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. So कुछ बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, कितना प्रेजेंट है? अप्रॉक्स 78 to 79%। तो उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको ही बोलते हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्स करना। एंड जिससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, उन्हें सिंपली क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है? सो बूचो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। सो पहेली एंड बूचो ने क्या देखा? मैन्योर बनते हुए देखा। कौन बना रहा था? स्कूल का जो गार्डनर था ना, वो बना रहा था। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके प्लांट और वेजिटेबल फ्रूट का जो वेस्ट था, किचन से निकल रहा था, तो वो कलेक्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और एक पिट थी वेस्ट डिस्पोजल के लिए, उसको वहां पर डाल दिया। After some time, it decomposed and got converted to manure। So कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना कि उसमें जो भी प्लांट वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर में। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। तो बूझो एंड पहेली के माइंड में क्या क्वेश्चन आया कि अब ये कैसे हुआ? डिकम्पोजिशन क्यों हो गया? क्या गायब हो गया यहाँ से? सो वो है एक्टिविटी 2.5 में देखते हैं हम। उसके पहले ना यहाँ पर जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, जो दिए हुए हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे तो जनरली आपको क्या लगेगा कि ये एल्गी है, बट एक्चुअल में ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। बट इसका दूसरा नेम ब्लू ग्रीन एल्गी है बिकॉज इसका अपीयरेंस वैसा है। तो आप देख रहे हो ना, साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन का जो मिक्स कलर है ना, उसको साइनो बोलते हैं। दैट इज वाई ये जो कलर है, ये कौन से कलर हो गए? साइनो कलर। एंड बैक्टीरिया का नेम हो गया साइनोबैक्टीरिया। सो हमने यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या? मैन्योर के बारे में। मैन्योर कैसे बनता है? तो एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। 2 पॉट लेना है, दोनों को हाफ सॉइल से फिल कर देना है। मार्क देम A एंड B, एंड दोनों पे मार्किंग करना है। Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pot aside, observe them after 3-4 days। तो एक पॉट में क्या रखना है? ये जो किचन वेस्ट है। एंड दूसरे पॉट में रखना है क्या? प्लास्टिक, टॉयज, ग्लास बॉटल्स, ये सब रखना है। एंड उसको 2-3 डेज और 3-4 डेज रखने के बाद फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज उसमें आया है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 pots? तो आपको कुछ डिफरेंस समझ आएगा? सो ऑब्वियसली आएगा। इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन pot A has been decomposed। हाउ डिड दिस हैपन? तो जो A जिसमें कि वेजिटेबल और प्लांट पील थे, वो क्या हुआ? वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। वो क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया। अब वो कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सो जो प्लांट वेस्ट था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर में। किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इस प्रोसेस में जो रिलीज हुए, वो फिर से प्लांट्स यूज कर लेता है उन्हें। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys part did not undergo any such change? तो वो जो दूसरे पॉट में सब प्लास्टिक और ग्लास का सामान था, उसको कुछ चेंज नहीं हुआ। So the microbes could not act on them and convert them into manure। तो क्या हुआ ना, वो माइक्रोब्स जो हैं ये प्लास्टिक एंड ग्लास पे वर्क नहीं करते, दैट इज वाई उसने उनको कन्वर्ट नहीं किया मैन्योर में। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and
and sometimes dead animals on the ground. So क्या है, बहुत अमाउंट में लार्ज ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, किस फॉर्म में, डिके प्लांट्स के फॉर्म में या डेड एनिमल्स के फॉर्म में. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो क्यों होता है ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो प्लांट एंड एनिमल का जो डेड मटेरियल है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं एंड कन्वर्ट किस में कर देते हैं, स्मॉलर एंड सिंपल सब्सटेंस में. These substances are again used by other plants and animals. And वो जो substance होते हैं वो कुछ दूसरे plants और animal use कर लेते हैं. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning up the environment. So इस तरीके से microorganisms जो हैं वो environment को clean करने में भी help करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अभी तो हमने क्या देखा यहाँ तक कि जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कर्ड मेकिंग में, ब्रेड एंड चीज़ मेकिंग में यूज़ हो रहा है, अल्कोहल बनाने में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन बनाने में, वैक्सीनेशन के लिए एंड एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है. अब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि चैप्टर की हेडिंग में ही पढ़ा था कि हमने फ्रेंड एंड फो, दैट मीन्स कि फ्रेंड्स भी हैं और एनिमी भी हैं. तो एनिमी कैसे हैं वो यहाँ पर आएगा. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. तो बहुत सारे तरीकों से ये हमारे लिए हार्मफुल है. कैसे? सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स. तो ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं. Such disease causing microorganisms are called pathogens. ऐसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं. Some microorganisms spoil food. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, फूड स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग एंड लेदर को स्पॉइल कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. तो अब हम यहाँ पर क्या है, हार्मफुल एक्टिविटीज पढ़ना है. तो एक चीज़ ये याद रखो कि कहीं भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज कर रहा है ना, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे. फाइन. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. तो ह्यूमंस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज कॉज करते हैं. पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. पैथोजन जो है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहाँ से एंटर कर जाते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में. द वाटर वी ड्रिंक, सो हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी पॉसिबली प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उससे बॉडी में एंटर कर जाते हैं. और द फूड वी ईट, इवन फूड में भी कई बार प्रेजेंट होते हैं, उससे एंटर कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल. सो कोई और एनिमल है वो उनको कैरी करके ले आता है. कई बार क्या होता है कि जो पर्सन कोई इन्फेक्टेड है उससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो वो स्नीजिंग, कफिंग या फिर उसके कोई भी यूटेंसिल है, उसके क्लोथ्स हैं, वो यूज़ करने से हमारी बॉडी में आ जाता है. सो माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो क्या है, जो भी माइक्रोबियल डिसीज किसी के स्प्रेड हो रही है, दैट मीन्स कि किसी दूसरे ह्यूमन से स्प्रेड हो रही है. अब वो किसी ह्यूमन का कंटामिनेटेड उसका यूटेंसिल्स हो, क्लोथ्स हो, या फिर अब कई बार होता है ना कि हम सेम टॉल यूज़ कर रहे हैं या फिर सेम रूम शेयर करते हैं कई बार. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फ्रेंड को या फिर आपके सिस्टर ब्रदर है, उसको कॉमन कोल्ड है तो आपको भी हो जाता है. तो ये इस टाइप की डिसीजेस जो स्प्रेड हो रही है ना पर्सन टू पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, उस टाइप की डिसीजेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज. एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. तो ये सारी डिसीजेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये जो डिसीज हैं वो कम्युनिकेबल है. दैट मीन्स कि ये इन्फेक्टेड फूड है, वाटर है, फिजिकल कांटेक्ट है, इन सब से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture
carrying thousands of viruses are spread in the air. So किसी पर्सन को जब कॉमन कोल्ड होता है ना, तो वो स्नीज कर रहा है जब, तो वो स्नीजिंग के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स आती हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस होते हैं, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल डिसीज है, दैट इज वाई वो ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरस होते हैं। एंड कोई भी हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो वायरस उसके बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है एक वायरल डिसीज है, तो उसमें भी मेनली क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जनरली स्नीजिंग एंड कफिंग से, दैट इज वाई मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब स्नीजिंग एंड कफिंग है तो वो जब दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी बॉडी में भी वो वायरस चला जाएगा एंड उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। The virus may enter the body of a healthy person while breathing and causing infection. तो breathing के टाइम पे फिर वो वायरस जो है वो बॉडी में एंटर हो जाएगा एंड उससे ही क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। फाइन, तो कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ पर समझ है जो इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हेल्प से हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको डिसीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ पर बूझो का क्वेश्चन है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज का हम कैसे रोक सकते हैं, तो कंटामिनेटेड वाटर जो है, अब कंटामिनेटेड वाटर कैसे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा है, तो कोई भी आप ऐसे क्राउडेड प्लेस पे जाते हो ना, तो वहाँ पर जनरली वाटर बॉडीज अगर ओपन रखा हुआ है वाटर, या फिर वाटर का कलर चेंज दिख रहा है, तो वो वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है। ओपन फूड रखा हुआ होता है जो इवन आपके घर पे ही, बाहर की तो बात में बात आती है, घर पे आप क्या है अपना फूड ओपन रख दो बहुत टाइम के लिए, तो क्या होता है ना, हाउस फ्लाई आके उस पर बैठते हैं, मस्किटोज बैठते हैं, तो अब आप हाउस फ्लाई देखो बाहर कितनी सारी गंदी जगह जाके बैठते हैं, तो वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी कर लाते हैं एंड वो अगर आपके फूड पे बैठते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ड्रॉप हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों से बच के प्रॉपर अगर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं तो कम्युनिकेबल डिसीजेस से इजीली बच सकते हैं। अगर आपके घर में कभी किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है या कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसका सारा जो यूटेंसिल्स हैं, उसके जो यूजिंग डेली ऑब्जेक्ट्स है ना, डेली यूजिंग ऑब्जेक्ट्स है, उनको अलग कर दो, वो कोई भी यूज ना करे। सो इससे हम क्या है ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा एंड दूसरा पर्सन इन्फेक्ट भी नहीं होगा अगर हम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करेंगे तो। देन यहाँ पर पहली बोल रही है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। सो आप लोग ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर स्नीजिंग हम करते हैं, जब स्नीजिंग आती है सो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, अपना हैंड जो ऑलरेडी माउथ के पास जाता ही है, सो उसमें अगर हैंकी लगाओ या हम अपने माउथ को, नोज को हैंड से कवर करें तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो हमारे हैंड पे आएंगे, वो सराउंडिंग में स्प्रेड नहीं होंगे एंड बाद में हम जाके हैंड वॉश कर सकते हैं। सो जब भी स्नीजिंग या कफिंग हो तो माउथ को कवर करना है एंड जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। फाइन, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स as carriers of disease causing microbes। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल भी होते हैं जो कैरियर की तरह वर्क करते हैं, दैट मीन्स कि व्हीकल है, वो क्या है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचा रहे हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर एंड हाउस फ्लाई भी क्या एक वैसी कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो जो हाउस फ्लाई है वो क्या है, गार्बेज पे भी बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा पे भी बैठते हैं। तो पैथोजन स्टक टू देयर बॉडीज, तो पैथोजन क्या है उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। एंड जब क्या होता है ना कि वो जो फ्लाई है वो फूड के ऊपर बैठती है तो वो उसकी जो बॉडी पे माइक्रोब्स थे वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर, फूड पे। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick and जो भी वो contaminated food खाता है वो sick होने के chances होते हैं उसके। So it is advisable to always keep food covered। इसीलिए क्या एडवाइस दी जाती है, फूड को हमेशा covered रखना है। Avoid consuming uncovered food items of food। So जो भी items uncovered मार्केट में मिल रहे हैं या फिर घर पे रखे हुए हैं तो उनको avoid करना है एंड जनरली तो क्या करना है, आपको फूड ओपन छोड़ना ही नहीं है।
Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. तो एक और बहुत कॉमन कैरियर जो एक व्हीकल है डिसीज को इधर से उधर ले जाने का, वो कौन है? एनोफिलीज मस्किटो, एंड वो भी फीमेल एनोफिलीज। वो क्या है? विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। वो किसको कैरी करती है? जो मलेरिया कॉसिंग पैथोजन है ना, पैरासाइट है, वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो एनोफिलीज जो कार है एक, वो किसको बिठा लेती है? प्लाज्मोडियम को। एंड कहाँ पर जाती है? किसी भी ह्यूमन के पास। तो जब वो मस्किटो बाइट करता है तो जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है एंड जो मलेरिया डिसीज है वो हो जाती है। सो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। एंड मस्किटो है फीमेल, बस कौन सा वेराइटी है? एडीज। तो ये जो एडीज है वो किसे कैरी करता है? डेंगू वायरस जो है उसको कैरी करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? सो हम मलेरिया एंड डेंगू का स्प्रेड कैसे रोक सकते हैं? तो इसके आंसर से पहले आप अब ये तो याद रहेगा ना कि मलेरिया जो है वो मस्किटो के बाइट करने से नहीं होता है। बहुत सारे मस्किटो बाइट करते हैं, बट जो भी मस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा होगा वो अगर बाइट कर लेगा तो मलेरिया होता है। एंड एडीज मस्किटो जब बाइट करता है एंड वो क्या कैरी करा हुआ हो? डेंगू वायरस जो है उसका वायरस कैरी करा हो, तभी क्या होगी? डेंगू डिसीज होगी। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारे मस्किटोज बाइट करते हैं। एंड ये जो एनोफिलीज एंड एडीज मस्किटो होते हैं इनका अपीयरेंस भी चेंज होता है एंड इनका एग्जिस्टेंस भी। तो वो हम कैसे बच सकते हैं इन डिसीजेस से? ऑल मस्किटोज ब्रीड इन वाटर। सारे मस्किटो जो हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। इसलिए हमको क्या करना है? कहीं भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि जहां भी वाटर कलेक्ट होगा वहां ये मस्किटोज होने लगते हैं। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. तो क्या है? हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख के मस्किटो से बच सकते हैं। मस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होगी, वहां पर वो डेवलप नहीं हो पाएंगे एंड वो डेवलप नहीं होंगे तो वो ये वायरस और प्रोटोजोआ को कैरी नहीं करेंगे। Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो मलेरिया को स्प्रेड करने से क्या क्या चीजें रोक सकती हैं? कि आपको अपने घर के आसपास एंड इवन घर में वाटर, जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर है उसको कलेक्ट नहीं होने देना है। रेनी सीजन्स में कई बार क्या होता है ना, हमारे टेरेस पे अगर कुछ सामान रखा हुआ है उसमें वाटर फिल हो जाता है, तो उसको वाटर को रिमूव कर देना है, डंप कर देना है जिससे ड्राई रहे। कूलर्स में जो हम वाटर फिल करते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करना है, जिससे कि वाटर बहुत पुराना ना हो एंड मस्किटो की ग्रोथ ना हो उसमें। इन केस अगर किसी जगह पे ज़्यादा मस्किटो हैं सो नेट्स आती हैं जो वो लगा कर रहना है। नेट्स लगाने से क्या होगा? मस्किटो आप तक नहीं पहुंचेगा। सो ये सारे मेजर्स अगर हम करेंगे तो हमारे सराउंडिंग में मस्किटोज हमको बाइट करने के चांसेस जो हैं वो भी कम हो जाएंगे एंड मलेरिया नहीं होगा। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. So table 2.1 में दिया हुआ है कि कुछ common diseases जो हैं कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रही है, मतलब कौन सा कैटेगरी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कैसे वो बैक्टीरिया या वायरस ट्रांसमिट हो रहा है एंड हम उस डिसीजेस से कैसे बच सकते हैं। दैट मीन्स की प्रिवेंटिव मेजर। सो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी दी हुई है जो एयर से ट्रांसमिशन होते हैं माइक्रोब्स। वो कौन सा है? ट्यूबरक्लोसिस। किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। एंड इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जिस भी पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेशन में रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। सो उस इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है ना उसको फॉर द टाइम अलग रखना है। कोई भी दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन जो उसको यूज़ ना करे, क्योंकि क्या है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। सो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है जो जनरली अर्ली एज में होते हैं, जब चाइल्ड एज में होते हैं तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड भी करा देने चाहिए। नेक्स्ट है म्यूसल्स। तो ये क्या है? एक वायरस से होती है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए भी सेम है बिकॉज एयर से ट्रांसमिशन हो रहा है। तो मोस्टली जो डिसीजेज एयर से ट्रांसमिट होंगी तो वो क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स उसके सेम रहेंगे जनरली। एंड देन चिकन पॉक्स एंड पोलियो दोनों ही किससे होते हैं? वायरस से। एंड जनरली किससे होता है? एयर से, बट
चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, मतलब अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है एंड आप उसको टच करो तो भी क्या है, वो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड पोलियो जो है एयर और वाटर दोनों में ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कैटेगरी बैक्टीरिया से कॉजेटिव एजेंट है एंड ट्रांसफर किससे हो रहा है, वाटर से, दैट मीन्स कि कंटेमिनेटेड वाटर से। तो डिसीजेस कौन सी है, कोलेरा एंड टाइफाइड। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो क्या करना है, जो पर्सनल हाइजीन है, हम जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हाइजीनिक हो। अपने फूड कंज्यूम करते टाइम कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो उससे पहले हैंड वॉश करो। सो प्रॉपर सैनिटरी हैबिट्स मेंटेन करो। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। सो प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, क्योंकि अगर अनकुक्ड फूड होता है ना तो उसमें भी कई बार चांसेस होते हैं कि कोलेरा एंड टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। कंटेमिनेटेड वाटर, अगर आपको डाउट है कि वाटर प्योर है या नहीं है तो उस वाटर को बॉईल करो। बॉईल करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। एंड उसके अलावा क्या है, वैक्सीनेशन जो है जो अर्ली एजेस में ही दी जाती है वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है कि ट्रांसमिशन मोड वाटर होता है एंड वायरस जो है से डिसीज होती है ये हेपेटाइटिस ए। इसका भी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन अगर सही एज पे दी जाए तो। एंड वाटर से ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज़ वाई बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर सुटेबल होता है। नेक्स्ट डिसीज जो है प्रोटोजोआ से कॉज होती है एंड कौन सी डिसीज है, मलेरिया। एंड ट्रांसमिट कौन कर रहा है इसको, मस्किटो। मस्किटो जो है वो मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटोजोआ है उसको लेकर जाता है किसी भी हेल्दी पर्सन तक एंड वहाँ पर वो छोड़ देता है, उसको सीधे ड्रॉप कराता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट्स जो होते हैं मस्किटो को किल करने के लिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। वाटर कलेक्ट ना करके मस्किटो रिपेलेंट्स या फिर इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके हम मस्किटो की जो ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। सो यहाँ पर हमने कुछ ह्यूमन डिसीजेस देखी। अब नेक्स्ट क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल में भी डिसीज कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। तो प्लांट्स और ह्यूमन बींग के अलावा एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो एंथ्रैक्स एक डिसीज है जो ह्यूमंस में भी होती है एंड कैटल्स जो काउ बुफेलो उनमें भी होती है। एंड ये किससे हो रही है, एक बैक्टीरिया से होती है। एक बैक्टीरिया है, दैट इज वाई बैक्टीरियम दिया हुआ है। बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल है एंड बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है। फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो जो कैटल में फुट एंड माउथ डिसीज है, जो फुट होते हैं उसमें डिसीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो किससे हो रही है, एक वायरस से होती है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो एक बैक्टीरिया है उसको डिस्कवर किया एंड ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो डिसीज कॉज करते हैं माइक्रोब्स वो दिए हुए हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज कर देते हैं। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप फॉर सम। सो डिसीज अगर हो जाती है तो क्या है और क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, वो क्रॉप की यील्ड को, जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप का, उसको कम कर देते हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज। तो यहाँ पर जो टेबल 2.2 है उसमें कुछ प्लांट डिसीजेस दी हुई हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। एंड ये कैसे ठीक हो सकती है, केमिकल्स का यूज करके, ऐसे केमिकल जो इन माइक्रोब्स को किल कर दें। सो कुछ कॉमन डिसीज क्या दी हुई, सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस जो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन, ऑरेंज, जो इनमें ही होती है जनरली, किससे हो रही है, बैक्टीरिया से होती है। एंड कैसे ट्रांसमिट करता है ये बैक्टीरिया, एयर के थ्रू।
रस्ट ऑफ व्हीट, तो रस्ट ऑफ व्हीट नेम से ही समझ आ रहा है किसमें होती है, व्हीट में होती है। एंड ये डिसीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, फंजाई। एंड फंजाई कैसे ट्रांसफर होता है, कहाँ कैसे पहुंचता है अलग अलग व्हीट प्लांट्स तक, एयर की हेल्प से या फिर सीड से ट्रांसमिशन होता है इसका। देन नेक्स्ट डिसीज दी हुई है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा। तो जो लेडी फिंगर या ओकरा होती है ना, उसमें कौन सी डिसीज होती है, येलो वेन। एंड ये किस से हो रही है, वायरस से। एंड ये जो वायरस है वो कैसे ट्रांसफर होता है, इंसेक्ट की हेल्प से। सो हमने यहाँ पर टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2 में प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स में कुछ कॉमन डिसीजेस जो हैं उसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फूड पॉइजनिंग। सो अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में। तो देखते हैं फूड पॉइजनिंग भी क्या है, एक हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टॉक। तो बूझो अपनी फ्रेंड की पार्टी में गया एंड वहां पर उसने बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी का खाना खाया। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. So जब वो घर पहुंचा ना तो उसको वॉमिटिंग होने लगी, एंड इतना सीवियर वॉमिटिंग हो रहा था, उसको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो डॉक्टर ने क्या बोला कि मे बी पॉसिबल कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है उसको। सो पहेली को लगा कि पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो फूड कैसे पॉइजन बन गया, क्योंकि पॉइजनिंग का मतलब पॉइजन, एंड पॉइजन से तो हम डर जाएंगे ना सुन के कि कैसे फूड पॉइजन बन गया। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, एंड फिर जब हम वो स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. तो जो microorganisms हमारे फूड पे ग्रो कर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेते हैं, एंड वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So ये क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस बना देते हैं, एंड वो पॉइजनस से कभी कभी इलनेस हो जाती है, एंड जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इवन डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए जिससे वो स्पॉइल्ड ना हो। अब फूड प्रिजर्व तो करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1, we have learnt about the method used to preserve and store food grains. तो हमने chapter 1 में crop production के बाद क्या पढ़ा था, स्टोरेज की, स्टोर कैसे करना है। सो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ना है कि फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व करना है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। सो अब हम कुक्ड फूड को वो ग्रैनरी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े या रग सैक होते हैं उसमें तो नहीं प्रिजर्व कर सकते। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. तो जो unused bread होती है ना, वो अगर आपके टिफिन बॉक्स में या फिर नॉर्मली घर पे भी बच जाएगी और moist कंडीशन में रखी हुई है तो उस पर क्या होगा, फंगस अटैक कर लेती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फूड जो है वो स्पॉइल है, तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, बैड स्मेलिंग हो जाती है, टेस्ट बेकार हो जाता है, एंड कलर भी चेंज हो जाता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फूड चेंज हो गया है। नाउ इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल चेंज। तो आपने क्लास 7th में पढ़े हुए हैं चेंजेस के बारे में। तो जो फूड स्पॉइलिंग हो रही है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो इसका आंसर क्या होगा, केमिकल चेंज। बिकॉज फूड एक बार स्पॉइल हो गया तो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं आ रहा, एंड यहाँ पर क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for few days. So पहेली क्या था ना, मैंगोज लेकर आई एंड उसने कुछ दिन तक नहीं खाए। Later she found that they were spoiled and rotten. थोड़े दिन बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो तो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, रॉट हो चुके हैं। But she knows that mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for long time. But जो उसकी ग्रैंडमदर मैंगो का पिकल बनाती है वो तो बहुत टाइम तक नहीं
स्पॉइल होता। सो वो कंफ्यूज हो गई कि मैंगो मैंने रख दिया तो वो स्पॉइल हो गए, और मैंगो पिकल जो वो तो इतने ही ज़्यादा टाइम तक, मंथ्स तक रखा रहता है तो भी स्पॉइल नहीं होता। तो उसकी एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर है, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स, कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसे बचाना है। तो दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट है क्या, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या है, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जनरली क्या है, अब पिकल में सॉल्ट भी होता है, एडिबल ऑयल भी होता है। एडिबल ऑयल मतलब जो हम खाना में कंज्यूम करते हैं जिस ऑयल को, तो दोनों होता है। तो ये क्या है, कॉमन केमिकल्स हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे कंट्रोल किया जा सकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पिकल्स में सॉल्ट या फिर कुछ दूसरे एसिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो ऐड करते हैं जिससे कि माइक्रोब्स उस पर अटैक ना करें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो आपके घर पे अगर टोमेटो केचप बनता है, जो घर पे बनता है, या फिर कोई भी और भी काफ़ी टेस्टी टेस्टी पिकल्स बनते हैं, तो उनमें क्या है, ये दो केमिकल्स डलते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करते हैं। These are also used in jams and squashes to check the spoilage। and ये और किस में ऐड होते हैं, जैम्स में, अगर आप घर पे बना रहे हो, एंड स्क्वैशेस, तो उसमें हम ये प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम तक उसमें स्पॉइल और नहीं होता। अब यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट से क्या क्या प्रिजर्व हम कर सकते हैं। सो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो कॉमन सॉल्ट का यूज करके जो मीट एंड फिश है ना, उसको काफी टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंड क्या करते हैं, जो मीट एंड फिश है उसको ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं, एंड जिससे कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल रहती है। Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind, etc. एंड ये जो आंवला, रॉ मैंगोज होते हैं या टैमरिंड को स्टोर करने के लिए भी इसको क्या करते हैं, सॉल्ट मिला के इसमें रखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो अब यहाँ पर एक चीज हम लास्ट में देखेंगे, जब सारे मेथड्स पढ़ लेंगे उसके बाद एक कंपैरिजन। जेम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो ये कुछ सब्सटेंस हैं जो स्वीट सब्सटेंस है, जैम है, जेली है, इसको शुगर से प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, एंड उससे क्या होता है, which inhibits the growth of bacteria which spoil food। मॉइस्चर कम रहेगा तो जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। सो इस वजह से क्या होगा, फूड स्पॉइल नहीं होगा। सो शुगर भी क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल या विनेगर की हेल्प से कैसे प्रिजर्वेशन हो सकता है, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरियम कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। सो बैक्टीरिया जो है ऑयली या विनेगर जो एसिडिक सब्सटेंस होता है इस एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाते, दैट इज वाई पिकल्स में ऑयल डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method। and even काफ़ी सारे vegetables, fruits हैं, उनको भी इस method से preserve किया जाता है। then heat and cold treatment जो है, so you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used। so milk जो use करने से पहले क्या करते हैं, उसको boil करते हैं। सो बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बॉइलिंग से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, जैसे हम वाटर को बॉइल करते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, एंड हम अपना फूड क्या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों, बिकॉज लो टेम्परेचर इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो कॉमन माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, रोक देता है कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। सो वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। अब तो यहाँ पर देखना, घर पे तो 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा तो बॉईल बार बार करना पड़ता है, तब मिल्क बचा रहता है, नहीं तो मिल्क क्या स्पॉइल हो जाता है। पर जो मार्केट में पैकेट्स में आता है, सो वो कैसे इतने दिन चल जाता है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। तो मिल्क क्या होता है, पास्चराइज होता है।
पहेली की बूझो की मदर ने बताया, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है फिर, ये पास्चराइजेशन जो है वो क्या है। सो यहाँ पर आंसर है पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पास्चराइज मिल्क जो है उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं, इसीलिए उसको आप बिना बॉइल किए भी यूज कर सकते हो। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, मिल्क को 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद क्विकली उसको चिल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर एंड इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो क्या करते हैं, पास्चराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को 70 डिग्री पे हीट करके, कितनी देर के लिए हीट कर रहे हैं, और अराउंड 15 to 30 सेकेंड के लिए, एंड देन क्विकली उसको ठंडा कर देते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। एंड इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। एंड देन लास्ट मेथड दिया हुआ है प्रिजर्वेशन का, स्टोरेज एंड पैकिंग। सो दीज ट्रेज, ड्राई फ्रूट्स एंड even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। तो ये जो fruits and vegetables और जो dry fruits हैं उनको क्या कर देते हैं, एयर टाइट सीलिंग में पैक कर देते हैं, जिससे एयर अंदर नहीं जाती है एंड माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको एयर नहीं मिलती है। फाइन। सो आपने यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स पढ़ी प्रिजर्वेशन की, बट ये डिफरेंट मेथड्स क्यों एंड हर एक में अलग एग्जाम्पल क्यों है। जो कंक्लूजन की बात की जा रही थी, अब आप यहाँ पर देखो कि कॉमन सॉल्ट से हम रॉ मैंगोज एंड आंवला और टैमरिन को प्रिजर्व कर रहे हैं। अब इससे क्या है, हम शुगर को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ये चीजें जो सॉल्टी होना चाहिए वो क्या हो जाएंगी, स्वीट हो जाएंगी। एंड सेम कंडीशन शुगर के साथ है, अगर हम जैम्स एंड जेलीज में सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो इसका भी क्या होगा, टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ऑयल एंड विनेगर का यूज किस लिए हो रहा है, पिकल्स के प्रिजर्वेशन के लिए। अब इसमें भी शुगर नहीं ऐड कर सकते बिकॉज पिकल्स का टेस्ट चेंज हो जाएगा। एंड कॉमन सॉल्ट अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो सॉल्टी सब्सटेंस हो जाएगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आप यहाँ पर रॉ मैंगोज को हीट करके या फिर रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके तो ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं रख सकते, दैट इज वाई इसमें इसलिए क्या कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं। फाइन। तो यहाँ पर जैसे मिल्क के लिए भी है, मिल्क में पास्चराइजेशन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उसमें ऑयल और विनेगर ऐड करोगे मिल्क चेंज हो जाएगा, शुगर ऐड कर दोगे तो भी वो माइक्रोब्स नहीं किल होंगे, एंड कॉमन सॉल्ट से तो मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर जो इसीलिए इतनी वैरायटी ऑफ प्रिजर्वेटिव मेथड्स दी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacteria rhizobium in class 6th and 7th. So ये जो बैक्टीरियम है rhizobium जिसका नेम है उसको हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। It involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant, एग्जाम्पल पल्सेस। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है और किस में हेल्प करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है ना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ये यूजफुल है। Recall the rhizobium lives in the root of nodules of leguminous plant। So जो leguminous plant होते हैं, पल्सेस हैं, ग्राम हैं, इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, उसमें ही क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो राइजोबियम है ना वो वहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है एंड प्लांट्स में न्यूट्रिशन देता भी है, मतलब अपना जो फूड है राइजोबियम वो किससे ले रहा है, प्लांट की रूट से, एंड इन रिटर्न क्या देता है, वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और कई बार क्या है, नाइट्रोजन जो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है उनमें कैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है, जो लाइटनिंग होती है ना, रेनी टाइम पे बिजली चमकती है तो उसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। बट सेम है जैसे हमने कई बार वाटर का पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होता है, वैसे ही नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है बट उसका अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होता है। You may wonder how, so कैसे होता है ये, तो let us understand this in the new section। तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो वो क्या टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल।
Our atmosphere has 78% nitrogen gas, so you already know this. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. तो ये जो नाइट्रोजन है प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड आपके लिए वर्ड नया होगा, उसका एग्जाम्पल क्या है, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. फाइन, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है. देन विटामिन आपको पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे विटामिन हैं. इन सब में ही क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. तो प्लांट और एनिमल क्या है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. सो एक बार जब नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सो क्या है, प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं. Nitrogen is then used for the synthesis of plants, proteins and other compound. उसके बाद नाइट्रोजन प्लांट में क्या फंक्शन है, जो प्लांट प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करने में नाइट्रोजन फिर हेल्प करती है. Animals feeding on plant get these protein and other nitrogen compounds. तो प्लांट में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गई अब, तो एनिमल या ह्यूमन बींग जब वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन प्लांट्स और एनिमल्स में ये नाइट्रोजन चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ जनरली प्रोटीन. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again. एंड जब प्लांट और एनिमल के अंदर नाइट्रोजन आया, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से अगेन नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर से यूज हो जाते हैं. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. And कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. इसलिए नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट होता है. अब हम इसको अगर साइकिल फॉर्म में देखें तो स्टार्ट कर कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से. तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग से या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से अर्थ तक जाती है. अगर लाइटनिंग से जाती है तो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाती है, सॉइल में. एंड अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है बैक्टीरिया की हेल्प से, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे. दैट मीन्स कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड वहाँ से जाती है नाइट्रोजन कहाँ पर, सॉइल में. सॉइल से कौन से अपटेक कर लेता है, प्लांट्स. एंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं सॉइल में वहाँ से ही कहाँ जाती है, बैक्टीरियाज में. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके इन रिटर्न एटमॉस्फेयर में कर देते हैं. एंड प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होती है वो एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं. सो वहाँ से कहाँ जाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट से एक्सक्रीशन से वापस आ जाती है सॉइल में. सो इस टाइप से ये नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यू है. दैट इज वाई नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होता है. सो यहाँ पर ये चैप्टर का कंटेंट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें क्या क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो. सो हमने एज अ फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की यूजेस पढ़े, क्या क्या थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेली हमारे एक्टिविटीज़ में यूज़ है. कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से.
बेकिंग में यूज़ होता है, ब्रेड एंड केक के मेकिंग में। देन उसके बाद अल्कोहल और एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स कि कैसे यूजफुल हैं, कैसे एनिमी हैं, तो जैसे कैसे हार्मफुल है। तो यूजफुल किस किस तरीके से है कि ये हमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स में हेल्प करते हैं, दैट इज कर्ड जो फॉर्मेशन होता है, ब्रेड एंड केक मेकिंग है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन में अल्कोहल का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है, यूजफुल हैं। मेडिसिन बनती हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, फिर वैक्सीन्स का वो जो फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, दैट मीन्स कि काफ़ी सारी जगह पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट साथ साथ क्या है, हार्मफुल भी हैं। तो हार्मफुल कैसे हैं कि काफ़ी सारी जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में डिसीज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो रही हैं। फूड स्पॉइल हो जाता है, दैट इज वाई फूड को हमें क्या करना पड़ता है, फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है ना। तो वो किस लिए करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा क्या इस चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब हम देखते हैं क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम फिलअप करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ आ। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, बट आंसर क्या है, माइक्रोस्कोप। जो आप यहाँ पर ध्यान ऑर्गेनिज्म पे नहीं देना, माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, क्लियर। देन सेकेंड इज ब्लू ग्रीन algae फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो ब्लू ग्रीन algae क्या फिक्स करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। एयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगी, दैट मीन्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एंड इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। थर्ड इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल का प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, ईस्ट की हेल्प से होता है। देन नेक्स्ट इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक बैक्टीरिया से होती है। एंड कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वाइब्रो कोलेरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें फर्स्ट क्या है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, हमने अभी देखा है, आंसर इज अल्कोहल। सेकेंड इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एक एग्जाम्पल बताना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जो दूसरे एंटीबायोटिक पढ़े हमने चैप्टर में, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। देन थर्ड क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसको कौन कैरी करता है, कौन है उसका व्हीकल, तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, क्लियर। एंड इन केस अगर यहाँ पर आ जाए मलेरिया की प्लेस पे डेंगू डिसीज हो जाए तो वो क्या होगा उसका कैरियर, फीमेल एडीज मस्किटो। फाइन, मलेरिया का है एनोफिलीज एंड डेंगू का है एडीज। देन फोर्थ इज the most common carrier of communicable disease is। तो कॉमन कैरियर क्या है, हाउस फ्लाई, क्योंकि एंड्स, ड्रैगन फ्लाई एंड स्पाइडर इतना कॉमनली नहीं होते हैं। हाउस फ्लाई जो है वो बहुत कॉमन है। एंड एक और रीजन क्या है कि वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लेसेस पर बैठती भी है एंड सीधे कहाँ जाती है, हमारे घर पे आ जाती है। Then next question is the bread और इडली डो rises because of। तो जो ब्रेड का या इडली का डो है वो राइज अप हो जाता है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, ग्राइंडिंग, नीडिंग एंड हीट, इसकी हेल्प से नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ईस्ट ग्रो करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जिससे कि वो बबल्स का फॉर्मेशन होता है। Next is the process of conversion of sugar into alcohol is called। so alcohol जो बन रहा है शुगर से वो क्या प्रोसेस है, fermentation। फाइन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स है। सो यहाँ पर हम मैचिंग करते हैं। बैक्टीरियाज का यूज कहाँ पर है, बैक्टीरिया यहाँ पर डिसीज है कहीं पर भी, तो जो बैक्टीरिया है वो कोलेरा कॉज करता है। राइजोबियम का यूज कहाँ पर है, नाइट्रोजन फिक्स करने में, नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, बैक्टीरिया है ये, कर्ड सेटिंग में हेल्प करता है। ईस्ट जो है वो उसका यूज कहाँ पर है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में है। अब प्रोटोजोआन, तो एक प्रोटोजोआन क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। एंड वायरस जो है वो एड्स कॉज करता है। एड्स क्या है, एक वायरस डिसीज है। इसका जो फुल फॉर्म है ना एड्स, इसका
शॉर्ट नेम है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम नेकेड आई, दैट मीन्स कि बिना किसी डिवाइस या बिना किसी गैजेट के देख सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, नो। सो अब अगर हम नहीं देख सकते नॉर्मल आई से तो फिर कैसे देख सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, दैट इज वाई नॉर्मल आई से या फिर नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। क्लियर। Next question is question 5. What are the major group of microorganisms? Microorganisms का major group कौन सा है, Bacteria, Fungi, Protozoan, Algae and Viruses। तो ये 5 types of microorganisms present होते हैं। So next question is, name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil। So यहाँ पर हमें microorganisms के नेम बताना है जो कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम, एंड बेसिकली यहाँ पर कौन सा पूछा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, राइजोबियम। एंड दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। Fine. The next question is, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life। तो हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूजफुल है वो हमें बताना है, कैसे यूजफुल है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बताएं तो कि कर्ड में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो कर्ड की सेटिंग में, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और अब आप ये बोलोगे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो रहा है तो वो क्या इंपॉर्टेंट है, कर्ड में क्या है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है एंड जिसमें क्या हो रहा है, मिल्क शुगर में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस में माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद जो बैक्टीरियाज हैं वो और कहाँ पर यूजफुल हैं, चीज़ एंड पिकल के फॉर्मेशन में। उसके बाद कहाँ पर यूज़ है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन से जो राइस, इडली एंड डोसा का बैटर बनता है उसमें भी क्या बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। देन एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे कर रहे हैं, डेड एंड डिकम्पोज मैटर को डिकम्पोज करके। देन उसके बाद जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एंड एसिटिक एसिड एंड विनेगर का फॉर्मेशन होता है उसमें बैक्टीरियाज इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ब्रेड एंड पेस्ट्रीज का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी क्या है, ईस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है, क्योंकि जो फ्लफीनेस आती है ब्रेड में एंड केक में वो किसकी वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देन एंटीबायोटिक्स जो कि मेडिसिन है वो बन रही है बैक्टीरिया एंड फंजाई से। देन वैक्सीन्स जो बनती हैं, हमने वैक्सीन्स के एग्जाम्पल भी देखे काफ़ी सारे, और पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी जो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस के लिए वैक्सीन, बीसीजी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन है, ये सारी जो है ये भी किसके हेल्प से बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से। देन उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं, डेड एंड डिकम्पोज मैटर को डिकम्पोज करने में जो बैक्टीरिया है वो यूजफुल हैं। इसके अलावा आप अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारे और यूजेस अगर आपको समझ आएंगे तो वो भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फाइन, 10 लाइन्स लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया है, अब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने इसी चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट भी देखे, जो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या बताओगे सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल दे देंगे कि प्लांट्स में कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइट्रस कैंकर है। एनिमल्स में कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, एंथ्रेक्स। एंड ह्यूमन बींग्स में कोलेरा, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, वेरियस डिसीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। उसके बाद और कहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट शो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर है, क्लोथ्स है, उनको स्पॉइल कर देते हैं। एंड इसकी वजह से फूड जो स्पॉइल्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उससे क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, जो कि फिर से एक डिसीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर क्या आ गए, हार्मफुल इफेक्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो कि माइक्रोब्स से बने हैं एंड माइक्रोब्स को ही किल करने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में काम में आते हैं। ठीक है, सो अब एंटीबायोटिक्स को क्या है, सिर्फ डॉक्टर और वो भी स्पेशली क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है। एंड अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो वो एंटीबायोटिक्स हमको नहीं लेना है। एंड जो भी प्रिस्क्रिप्शन, जितने भी कोर्स जो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन का, वो पूरा कंप्लीट करना है। ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो हार्मफुल हो सकता है, दैट इज वाई ओवर यूज हमें नहीं करना है। जब एक्चुअली नीडेड है एंटीबायोटिक का यूज सिर्फ तभी करना है। उससे क्या होगा, अगर हम ओवर यूज कर लेते हैं एंटीबायोटिक का तो बॉडी जो है फिर रेजिस्टेंट हो जाती है एंड वो फिर बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी पे अटैक करते हैं ना, उनसे बॉडी को नहीं बचा पाती है। दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स का जो हम यूज करते हैं वो क्या है, बहुत ही प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ क्वालिफाइड डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तभी करना चाहिए एंड ओवर यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे फ्रेंड और एनिमी हैं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। सो उसको प्रॉपरली पढ़िए आप, एंड इन केस अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो स्टडी इट वेल प्रॉपरली एंड थैंक यू।